नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ गार्गी विद्यांत और आज आपको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी जो देवभूमि उत्तराखंड की एक प्रचलित लोक कथा भी है। कहानी का शीर्षक है काफल। भारतीय रेल की अपरंपार कृपा से ट्रेन लगभग अपने तय वक्त में ही काठगोदाम पहुंच गई थी। ट्रेन से सामान उतारते उतारते दैविक ने तीसरी बार मुझसे पूछा, शिप्रा, एवोमिन की गोलियां तुमने रख तो ली है ना? मुझे त्योरियां चढ़ाते देख दैविक थोड़ा झेप गए। गुनगुन, मेरी 5 वर्षीय बिटिया को ट्रेन से बैठे बैठे ही हल्द्वानी स्टेशन में पहाड़ों के दर्शन हो गए थे, सो वह भी खासे उत्साहित थी पहाड़, जंगल, झरने आदि देखने के लिए। दिल्ली से काठगोदाम तक का 5.5 घंटों का सफर हम तीनों ने अपने अपने तरीके से पूरा किया। दैविक ने लैपटॉप पर ऑफिस का बचा काम पूरा किया तो गुनगुन ने अपनी मिनी माउस को काल्पनिक जगत के दैत्यों और राजकुमारियों की कहानियां सुना सुनाकर, और मैंने हेडफोन पर अपनी पसंदीदा गजलों की पॉडकास्ट सुनकर। स्टेशन से निकलकर हमने एक निजी गाड़ी बुक की और निकल पड़े चटमंगनी पट ब्याह वाले अंदाज में बनाए अपनी छोटी सी हॉलिडे ट्रिप पर। दिल्ली की झुलसा देने वाली गर्मी से कुछ दिनों के लिए राहत की तलाश में देवभूमि उत्तराखंड के एक नैसर्गिक पहाड़ी क्षेत्र मुक्तेश्वर की शरण में। गाड़ी में बैठते ही दैविक एवोमिन की एक गोली पानी के साथ कुछ ऐसे निगल गए मानो अमृत पान कर रहे हो। गुनगुन थोड़ी थकी थकी जरूर लग रही थी, पर उसके उत्साह में जरा भी कमी न थी। काठगोदाम का तापमान सामान्य ही था, पर जैसे जैसे हम चक्कर खाती रास्तों से होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे, फिजाओं और हवाओं में ठंडक, राहत और सुकून घुलने लगा। संकरी पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाना भी एक कला के समान है। किस्मत से हमारा वाहन चालक सभ्य और सुशील था। औपचारिक बातों ही बातों में उसने अपना नाम सुरेंद्र बताया और यह भी कि वह मुक्तेश्वर के पास ही के एक गांव का निवासी है। सफर धीरे धीरे सुहाना होता चला गया, ठीक मुकेश साहब के गाने जैसा। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हवा में ताजगी घुलने लगी, रास्ते संकरे, बहुत संकरे होने लगे। पहाड़ और जंगल करीब और करीब आने लगे। मेरी नजरें पहाड़ियों और जंगलों की धूप संग लुका छिपी का खेल मंत्र मुग्ध होकर देखी जा रही थी। अचानक गाड़ी चर की आवाज के साथ रुक गई। मेरी तंद्रा टूटी। दैविक ने हड़बड़ाकर सुरेंद्र से पूछा, क्या हो गया भाई? सुरेंद्र ने संयम से जवाब दिया, कुछ नहीं सर, आगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पॉइंट है। टूरिस्ट सीजन में गाड़ियों के जाम लगते रहते हैं, अभी जाम खुल जाएगी। तभी इतने में हमारी गाड़ी की पिछली सीट के बाहर एक 14-15 वर्षीय लड़का टोकरी लेकर उपस्थित हुआ। मैडम जी, काफल ले लो, खट्टे मीठे रसीले काफल। उस लड़की ने टोकरी मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। टोकरी में मुझे गहरे लाल रंग के छोटे छोटे
कुछ नए किस्म के फल दिखाई दिए, कुछ कुछ ब्लैकबेरी और बेर जैसे। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही सुरेंद्र बोल पड़ा, मैडम, आपने काफल कभी नहीं खाए होंगे। ये हमारे जंगलों का हमें दिया तोहफा है। इस मौसम में खूब फलते हैं। आप एक बार ट्राई जरूर करें। सुरेंद्र के कहने पर मैंने काफल खरीद लिए। इतने में जाम भी खुल गया और फिर हम सरपीड़े टेढ़े मेढ़े रास्तों पर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। मैंने दैविक को भी थोड़े काफल चखने दिए, खट्टे मीठे स्वाद से भरपूर। दैविक बोल पड़े, अरे वाह सुरेंद्र, बड़े मजेदार है तुम्हारे पहाड़ी काफल। कुछ कुछ बेर जैसा स्वाद लग रहा है। सुरेंद्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी सर, काफल साल भर में इसी मौसम में पकते हैं। हम सब लोग तो बेसब्री से टूरिस्ट सीजन का इंतजार करते हैं और काफल हमारे टूरिस्ट का स्वागत करते हैं। वैसे इन वादियों में काफल को लेकर एक कहानी बड़ी मशहूर है, जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं। कहानी का नाम आते ही मैं मारे खुशी के उछल पड़ी। दैविक ने मजाकिया अंदाज में मेरी ओर तिरछी नजरें करके देखा और कहा, जल्दी सुनाओ भाई, वरना आपकी मैडम जी कहीं गाड़ी से उतरकर रास्ते पर धरना देकर न बैठ जाए। इस बात पर तो मैं और सुरेंद्र दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। सुरेंद्र ने थोड़ा मगन होते हुए कहानी की शुरुआत की। चैत्र महीना शुरू होते ही पहाड़ों के इन जंगलों की रौनक बढ़ जाती है, और ये रौनक जिससे बढ़ती है वह है ऊंचे पेड़ों पर पकने वाले रसीले काफल। इधर जंगलों में काफल पकते हैं तो वहीं गहरी घाटियों में दो विशेष प्रकार की चिड़ियाओं के मधुर स्वर गूंजने लगते हैं। काफी समय पहले कहा जाता है, इन पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। माँ सारू, सारू का पति और उन दोनों की मासूम लाडली बेटी हारूली। सारू का पति रोज जंगल से लकड़ियां ले जाकर शहर में बेचता और इसी प्रकार परिवार का गुजारा चलता। सारू घर और खेत के छोटे मोटे काम करती, तो वहीं मासूम हारूली सदा अपनी माँ की परछाई बनकर रहती। गर्मियों में जब काफल के पकने का समय होता, सारू और हारूली सुबह सुबह जंगल से काफल चुनकर लाती और उन्हें बेचकर थोड़ी बहुत कमाई भी कर लेती। हारूली को काफल बहुत पसंद थे। एक सुबह रोज की ही तरह सारू और हारूली ने टोकरी भर के काफल जमा किए और घर लौट आई। उस दिन सारू के पास घर और खेतों में काम थोड़ा ज्यादा था। उसने हारूली को काफल से भरी टोकरी की रखवाली करने के लिए रसोई के पास ही बैठा दिया और सख्त हिदायत दी कि वह जब तक काम निपटाकर वापस नहीं लौटती, हारूली वहीं बैठी रहे। सारू के जाते ही मासूम हारूली टोकरी के पास बैठकर ही खेलने लगी। हारूली की ललचाई नजरें कई बार काफल की ओर गई, पर एक आज्ञाकारी बेटी जैसे उसने अपना ध्यान हटाकर खेल में लगा दिया। उधर सारू अपने कामों के निपटारे में व्यस्त हो गई और वक्त का उसे पता ही न चला। सूरज सर पर चढ़ चुका था। अचानक सारू को हारूली और काफल की याद आई। वह जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर रसोई में हारूली के पास पहुंची। वहां देखा तो हारूली जमीन पर सो रही थी और
पास रखे टोकरी में काफल आधे ही बचे रह गए थे। दिन भर के कामों से थकी हारी सारू को यही लगा कि हारूली ने ही काफल खा लिए और थक कर सो गई। सारू ने जोर से डांट कर हारूली को जगाया और काफल खाने के अपराध में उसकी खूब पिटाई की। बेचारी मासूम हारूली ने अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया कि उसने काफल को तो हाथ तक नहीं लगाया, पर सारू के क्रोध के सामने उसका प्रयास विफल हो गया। बेचारी मासूम हारूली माँ की पिटाई से बचने के लिए रसोई से बाहर भागी। इधर सारू पर तो जैसे खून सवार था। आगे आगे हारूली भाग रही थी और पीछे पीछे सारू। आखिर कब तक हारूली के नन्हे कदम उसका साथ देते। सारू ने हारूली को दबोच ही लिया आखिरकार। किंतु तभी एक अलौकिक घटना घटी। हारूली अपनी माँ की आंखों के सामने ही सिकुड़ने लगी। देखते ही देखते उसके कोमल शरीर से पंख निकलने लगे और कुछ ही क्षणों में हारूली पंछी बन दूर आकाश में उड़ गई। यह सब देख एक क्षण के लिए तो सारू को ऐसा लगा मानो थकान की वजह से उसका दिमाग ही उसके साथ कोई खेल खेल रहा हो। ऐसा कैसे संभव हो सकता है। सारू वापस भागी अपनी घर की ओर इस आशा से कि जो कुछ उसने देखा वह उसकी आंखों का धोखा भर हो और रसोई में उसकी लाडली हारूली उसे सोती हुई मिल जाए। पर जैसे ही उसने रसोई में प्रवेश किया उसका कलेजा मुंह को आ गया। काफल की टोकरी सुबह जैसे भरी हुई अपनी जगह पर जस की तस रखी थी और हारूली कमरे में कहीं नहीं थी। क्षण भर में सारू अपना माथा पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गई। उसे आभास हो गया था कि उसकी मासूम हारूली सच कह रही थी। काफल दोपहर की गर्मी पाकर टोकरी में सिकुड़कर आधे रह गए थे और अब जब जंगल से शाम की ठंडी हवा चल रही है तो फिर से फूलकर टोकरी में भरे भरे से लग रहे हैं। सारू वहीं जमीन पर बैठे दहाड़े मार मार कर विलाप करने लगी। अपराध बोध से वह खुद पर काबू पाने में भी असमर्थ थी। तभी एक और अलौकिक घटना की पुनरावृत्ति हुई। सारू भी हारूली की ही तरह सिकुड़ने लगी और उसका शरीर भी पंछी का रूप धरकर दूर गगन में बेटी हारूली की तलाश में उड़ चला। आज भी इन पहाड़ी जंगलों में जब जब काफल पकते हैं पूरी फिजा माँ बेटी रूपी दो पंछियों की आवाज से गुंजायमान होने लगते हैं। एक पंछी कहती है, काफल पाको मैं ना चाखो। अर्थात काफल पक गए पर मैंने तो नहीं खाया। प्रत्युत्तर में दूसरी पंछी कहती है, पूर पुतई। काफल पूरे हैं बेटी, काफल पूरे ही हैं। अचानक सुरेंदर चुप हो गया। गाड़ी में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। मैं और दैविक खो गए थे सारू और हारूली की कहानी में। गुनगुन सोई हुई थी अभी भी अपनी मिनी माउस को सीने से चिपटाकर। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सुरेंदर ही बोला, मैडम, लोक कथाएं भले ही किताबी प्रमाण के साथ न लिखी गई हो, किंतु हम इसे यूं झुठला भी तो नहीं सकते ना।
हर कहानी कुछ न कुछ सीख देती है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है। अनायास ही मैंने गुनगुन के हाथ में अपनी प्रथमा उंगली से स्पर्श किया। गुनगुन थोड़ा गुनगुनाई और मुझसे थोड़ा और चिपट गई। उसकी गर्माहट ऐसी थी मानो मेरे भीतर जमे मातृत्व के अहंकार रूपी बर्फ को पिघला रही हो। सुरिंदर ने कितनी बड़ी बात कही कि हर कहानी के पीछे एक छोटा ही सही संदेशा अवश्य होता है। जैसे यह लोक कथा शायद यही संदेशा देती है कि माँ हो या कोई मासूम जान, सब्र भी एक कला है। अक्सर हम वयस्क अपने तजुर्बे का अहम पाले अपने मासूम बच्चों की बातों को या तो नजरअंदाज कर देते हैं या काफी हल्के में लेते हैं। काश सारू ने भी अपनी मासूम लाडली की बातों को सब्र से सुना होता। मैंने आंखें बंद कर ली और मन ही मन अपनी गुनगुन से क्षमा याचना करने लगी उसकी उन सारी बातों के लिए जिन्हें मैंने कारण बेकारण कभी न कभी नजरअंदाज किया था। तभी मैंने दैविक का प्यार भरा स्पर्श अपने कांधे पर महसूस किया। मैं भाव विभोर होकर रह गई। एक कतरा नमकीन बूंद मेरी आंखों के कोने से ढुलक गया। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे गार्गी विद्यांत की आवाज में कहानी काफल। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।